दोस्तों, आज हम फिर एक बार प्रयागराज जनपद के सुदूर दक्षिणांचल की ओर चलते हैं। शाही शानो शौकत प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों से परपूरित गांव बड़ोखर की ओर, जहां गर्जन करते कभी भारी मात्रा में बाघ व शेर हुआ करते थे और साथ ही यहां की पहाड़ियों में नदियों झरनों के मध्य पसरे हरे भरे वन प्रांतों का भरपूर साम्राज्य विद्यमान था। राजसी राजाओं के ठाट बाट सजोती, जहां बड़ोखर राजघराने की कोठी पंचमठ, माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जैसे दर्जनों भव्य विशाल मंदिरों एवं ठाकुर तालाब, विष्णु तालाब, रानी तालाब, बहुरिया तालाब, सगरा तालाब जैसे दर्जनों तालाब जैसी धरोहरें इसे आज भी अत्यंत वैभवशाली बनाती हैं। इसी के साथ साथ बड़ोडर घाट, चिरैया घाट के जलप्रपात, बड़ोखर का ऊपर तालाब एवं देवी कोठी आदि ऐसी जगहें हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता का अथाह सागर लहराता प्रतीत होता है। बड़ोखर के पहाड़ में पाए जाने वाले तेंदू के वृक्षों के वन यहाँ की विशेष पहचान है। इसी के साथ यहाँ के आसपास की पहाड़ियों, नदियों, झरने, मंदिर, तालाब आदि इस गांव को एक ऐसा अद्भुत स्वरूप प्रदान करती हैं कि देखने वाला प्रकृति के इस उदांत यौवन के सामने सम्मोहित होकर रह जाता है। कुल मिला के बड़ोखर गांव में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो न सिर्फ दर्शनीय है, वरन वन्य जीवन एवं पुरातत्व से संबंधित आंकड़ा संग्रहकर्ताओं के लिए यह गांव आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बड़ोखर की सफ़र पर और आगे बढ़ें इससे पहले हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बड़ोखर ग्राम सभा के इस ऐतिहासिक सफ़र पर आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं रूबरू करवाता हूं बड़ोखर में स्थित कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज के प्राचार्य माननीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी से। आप कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज में न सिर्फ प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान हैं, बल्कि आप मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री के जाने माने ज्ञाता भी हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बड़ोखर का जो इतिहास रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। बड़ोखर पहले भरोखर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से लेकर मांडा रियासत तक पहले भर जाति का आधिपत्य था, जो एक व्यावसायिक जाति थी। 1542 ईस्वी में मांडा रियासत की स्थापना गुडन देव महाराज ने की। उसके बाद बड़ोखर पहला बंटवारा था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बड़ोखर का बंटवारा हुआ और आकर के यहाँ पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने अपने गढ़ की स्थापना की। 2 तालाबों का निर्माण कराया जो दोनों प्राचीर के अंदर थे। भरों से मुठभेड़ के दौरान जो है भर पराजित होकर के पीछे हट जाते हैं। बड़ोखर एक ऐतिहासिक नगरी रह चुकी है, काफ़ी प्राचीन है और यह विंध्य पर्वत से बिल्कुल सटी हुई है। विंध्य का जो पर्वत है यह इससे 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। उसकी गोलाकार पहाड़ियाँ बिल्कुल सटी हुई हैं बड़ोखर से। बड़ोखर न सिर्फ सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, वनस्पति के संबंधी विविधताओं से भरा हुआ ये गांव है। अपने धर्म, अपने ऐतिहासिक स्थलों के कारण, अपने तालाबों के कारण, यहाँ के लोगों की विद्वता के कारण इसे छोटी काशी के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भी उतने ही मंदिर हैं काफ़ी। रामलीला जो बनारस की मुख्य हृदय जो बनारस का हुआ करता था, उसके लिए तमाम मोहल्ले भी बसे हैं लंका कांड के अनुसार। उसी तरह का लगभग रामलीला बड़ोखर में भी होता था
और काफ़ी ऐतिहासिक रामलीला था जो पद्य पर आधारित था और अच्छे संवाद हुआ करते थे। काफ़ी विद्वान ब्राह्मण लोग भी थे, अन्य वर्ग के लोग भी थे जो इसे संचालित करते थे। तो इन सब समानताओं के कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है। और प्राकृतिक विविधता तो यहाँ है ही है। अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ पर्वत पर और उसके आंचलिक भागों में पाई जाती हैं जो कहीं नहीं पाई जाती। जाति विविधता के नाम पर यहाँ 35 प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं, जिनमें 33 हिंदू जातियाँ हैं, 1-2 जैन परिवार हैं और लगभग 2000 की आबादी मुसलमानों की है। लेकिन सभी लोग एक दूसरे के धर्म में सहभागी रहे हैं और बड़े मिलनसारिता से अभी तक का वातावरण रहा है बड़ोखर का सभी जातियों में। कुल मिला के जो गंगा यमुनी तहजीब है अपनी यहाँ बड़ोखर में कायम है। अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा बताइए कि बड़ोखर में जो ऊपर तालाब है उसका पानी हम देखते हैं जल्दी सूखता नहीं है, जबकि मिट्टी भुरभुरी है, वहाँ पर पथरीली है। वैसे पानी डाला जाए तो तुरंत सूख जाता है, लेकिन उस तालाब का पानी नहीं सूखता है। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, जब पूर्वज हम लोगों के आए इसका निर्माण कराया तो उन्होंने ऊपर रहते हुए ही, जब गढ़ ऊपर बना था तो नीचे तालाबों और मंदिरों का निर्माण कराया। ऊपर भी पानी की आवश्यकता थी तो 2 तालाब बनाए गए, एक जनाना था, एक मर्दाना। तो इसको बनाने के बाद बाहर से काली मिट्टी मंगा करके इसकी पटाई की गई थी, जो कि जिससे पानी नीचे नहीं रिस पाता है। काली मिट्टी की पटाई है। नीचे तालाब आज भी सूख जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले तालाब में पहाड़ पर पानी मौजूद रहता है। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आप न सिर्फ इतिहास के जानकार हैं, बल्कि आप बड़ोखर की राजनीति से भी काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आपके पिता अब तो हमारे बीच नहीं हैं, स्वर्गीय श्री लाल वीर विजय प्रताप सिंह बड़ोखर के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, और एक बार आपकी माता श्री भी बड़ोखर ग्राम सभा से ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, और दोनों ही बार आपने जो है प्रधान प्रतिनिधि का कार्यभार पूरी अच्छे जिम्मेदारी से निभाया है। आप लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, और आपने उस समय तो लोग बताते हैं कि ग्राम प्रधान के उसमें विकास कार्यों के लिए बहुत कम धन आता है, उसके बावजूद आपने बहुत से कार्य करवाए हैं ग्राम सभा के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ोखर में आपने जो कार्य करवाया था उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। बड़ोखर में दाऊ साहब मेरे पिताजी राजनीतिक होते हुए भी समाज सेवी ज़्यादा थे। बड़ोखर कटा हुआ था बिल्कुल प्रयागराज का दक्षिणी छोर है, 80 किलोमीटर के लगभग दूर पड़ता है। तो ये पूरब की तरफ टुड़ियारी और बेलन नदी, पश्चिम की तरफ भी टुड़ियारी और बेलन नदी, और उत्तर की तरफ टुड़ियारी बेलन नदी, और पश्चिम की तरफ गोरमा और नैना नदियाँ इसको तीनों ओर से घेरे हुए हैं। ये दोनों नदियाँ, चारों नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए इन तीनों दिशाओं में निकलने का कोई मार्ग नहीं है। दक्षिण में इसे विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ अपने बाहुपास में समेटे हुए हैं। तो दाऊ साहब के प्रयासों से, उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके प्रयासों से टुड़ियारी नदी पर 2 सेतु बने, देवघाट और रतेवरा होकर सड़कें आईं, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हुई, और यहाँ पर देवघाट से पेयजल की व्यवस्था हो सकी, जो पाइपों के द्वारा पेयजल टंकियों में पहुँचता था। तो तब से जाकर बड़ोखर विकसित हुआ, और आज तो ये काफ़ी बड़ा गांव है। मेरे ख्याल से प्रयागराज का सबसे बड़ा गांव होगा विविधता के मामले में, चाहे वो जाति कह लीजिए, और मतदाता की दृष्टि से भी लगभग 10,000 से ज़्यादा ही इस समय मतदाता हैं, और लगभग 20,000 से ऊपर आबादी है। क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है बड़ोखर का। तो सांस्कृतिक विविधता तो है ही है, धर्म भी है काफ़ी। पूर्वज भी धर्म से संबंधित थे, इसीलिए मंदिरों का निर्माण किया। जल कल्याण की भावना थी, इसलिए इतने तालाबों और कुओं का निर्माण किया। न सिर्फ बड़ोखर बल्कि आसपास के गाँव में रतेवरा तक में उन्होंने तालाबों और मंदिरों का निर्माण कराया था। और पिताजी के बारे में हीरा साहब के नाम से जाने जाते थे। बड़ोखर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी समाज सेवा के काम किए हैं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर किया। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि आप प्रधान पद के अलावा इस पूरे क्षेत्र से एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो आप भी जो है उनके कर कमलों पर चलते हुए आपके अंदर भी सामाजिकता कूट कूट कर भरी है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कभी भी बड़ोखर की राजनीति में अगर वापस लौटते हैं तो फिर बड़ोखर के विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा?
देखिए प्राचार्य महोदय, आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं वे भी हमारे स्कूल कृषक शांति निकेतन के प्राचार्य रह चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बड़ोखर में और विकास कार्य काफ़ी हो चुके हैं, पिछले प्रधानों ने भी कराया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की है। इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है। बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसमें न नर्सेज हैं न डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत दूर तक दौड़ना पड़ता है और इसमें बहुत सी दुर्घटनाएं, आकस्मिक मृत्युएं भी होती हैं। विकास कार्यों के नाम पर हमारे यहाँ के पूर्व विधायक राम कृपाल जी ने एक इंटर कॉलेज खोला है। टेक्निकल कॉलेज कुछ अगर खुल जाए, कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हों तो इस क्षेत्र की जो गरीबी है कुछ दूर हो सकती है। कुछ लोग नौकरी में जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गरीब आबादी है और इस आबादी को कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है, तो वो लोग यहीं रुक सकें। कुछ अगर रोज़गार के अवसर बन सकें तो वो भी मैं कोशिश करूँगा बनाने की, समाज के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से। तो इस तरह से ये ज़्यादा विकसित दिखने लगेगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़ोखर में पहले भर जातियाँ निवास करती थीं, तो भर जातियों ने भी कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया रहा होगा, जैसे मंदिर है, तालाब है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि भर एक व्यावसायिक जाति थी। उन्होंने भी मंदिरों और बावलियों का निर्माण कराया था, 2-3 जिसमें से एक अभी भी कालीकन के पीछे शेष है। एक उसके आगे जो उसके ध्वंस भी नहीं शेष हैं, वो काफ़ी बड़ी बावली थी। ये भरों के बैंक हुआ करते थे। यहाँ पर ये अपना गुप्त धन रखते थे मंदिरों में। बाद तक आकर के वे यहाँ से निकाल ले गए हैं। यहाँ की उनकी गुप्त भाषा भी होती थी। बाद में हम लोगों के पूर्वज जो गढ़वार वंशी थे, उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण कराया वे अपनी मूर्तियों के कारण अद्वितीय थे। मूर्ति बड़ी अद्वितीय थी। एक यहाँ पर काली तालाब है, वहाँ पर ब्लैक स्टोन की काली की मूर्ति थी जिसके शंकर जी लेटे हुए हैं, मुंड की माला पहने हुए। दिन को भी देखकर रोमांच हो जाता था उस मूर्ति को, लेकिन दुर्भाग्य की वो मूर्ति चोरी हो गई। उसके आगे बहुरिया तालाब है, वहाँ विष्णु जी की अद्भुत मूर्ति थी जिसे पूर्वजों ने इलाहाबाद संग्रहालय में दे दिया था, आज भी सुरक्षित है वहाँ पर। अब भी बहुत सी मूर्तियाँ हैं बड़ोखर में जो अद्वितीय हैं, विशेषकर पंचमठ, पचमठा तारा जिसे ठाकुर तालाब कहते हैं, वहाँ चारों मठों की मूर्तियाँ तो हैं ही। 5वीं सूर्य देवता की एक मूर्ति है जो रथ पर सवार हैं। तो इस तरह की मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। विविधता काफ़ी है यहाँ पर बड़ोखर में। नहीं, ये बड़ोखर में जो भर थे उनके भरों के मंदिरों में और जब राजपूतों ने मंदिर बनवाया तो इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है? भरों के बनवाए कुछ मंदिर अभी भी शेष हैं। जो सोनार बस्ती है वहाँ पर भी एक है, उसके आगे कालीकन के बीच में एक मंदिर पड़ता है। कालीकन में जो काली जी का मंदिर है पूर्वजों का बनवाया है, उसके ठीक पीछे एक बावड़ी और एक मंदिर अभी भी भरों का शेष है। तो इनके मंदिर सीधे होते थे, उनमें गुंबद नहीं होते थे भरों के, वे शंक्वाकार सीधे खड़े होते थे पैगोडा की तरह, ऊपर पतले होते चले जाते थे। और जो हम लोगों के पूर्वजों ने मंदिर बनवाए उनमें गुंबद होते थे, जो कि मध्य एशिया की निशानी है, वहाँ से ये वास्तुकला भारत में आई। दोस्तों, अभी आपने सुना माननीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा बड़ोखर के इतिहास के बारे में। अब मैं बड़ोखर के सफ़र पर आगे बढ़ता हूँ और जानता हूँ यहाँ मौजूद कुछ संस्कृत के विद्वानों से बड़ोखर की विशेषता के बारे में। आज हमारे साथ हैं कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष पंडित श्री राम सूरत तिवारी जी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बड़ोखर को मिनी काशी क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपका कहना है, उस संबंध में इस बड़ोखर को प्राचीन काल से ही विद्वता का केंद्र माना गया था जी। और था भी जी। और यहाँ के कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान जिन्होंने अपने कला कौशल का इस प्रकार से प्रदर्शन किया कि लोग दंग रह गए। 2 पंडित मथुरा राम तिवारी और शिवबालक राम तिवारी, इन दोनों के बीच में एक बार पूरे माने प्रतिपदा और द्विज के संबंध में कुछ तर्क वितर्क हो गया। एक का कहना था कि आज द्विज है, चांद दिखाई देगा। एक का कहना था कि नहीं, आज तो प्रतिपदा है, कथमपि संभव नहीं है। लेकिन एक पंडित ने यह करके दिखलाया कि चांद को पश्चिम दिशा में द्विज के चांद के रूप में लोगों को दिखाया।
इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि उन लोगों में विद्वता के साथ साथ दैवी शक्ति या देवताओं की शक्ति भी निहित थी और वे जो कहते थे वो सत्य करके दिखा देते थे। ऐसी प्रतिभा वाली यह नगरी प्राचीन काल से ही विद्वानों का केंद्र रही है। आज भी यहाँ अनेक पंडित माने हैं जो कि विद्वता के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में और भागवत पुराण के क्षेत्र में बहुत ही अग्रगण्य हैं। आज भी उनकी कमी नहीं महसूस की जा रही है और उन्हीं के चरित्रों से, उनके विद्वता के प्रभाव से यहाँ के नागरिक भी धार्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं और यहाँ के राजा उन लोगों के ही निर्देशानुसार कहिए, चाहे उनके आचरणों से प्रवृत्ति बन गई हो, वे अधिक से अधिक तालाब, कुआं, बावली, मंदिर वगैरह का निर्माण कराए। बड़ौखर की एक विशेषता यह है कि जितने भी यहाँ तालाब हैं उन सभी तालाबों में माने मंदिर, देवता और पुजारी कार्यरत हैं, पहले से आज भी हैं। और दूर दूर के लोग यहाँ, जैसे माँ काली का मंदिर है और स्वामी जी बजरंगबली का मंदिर है, पंचमठ तालाब में पंचमठ तब है, विष्णु भगवान का है, गणेश जी हैं और सारी मूर्तियां हैं। तो यहाँ के लोग दूर दूर से आकर के यहाँ दर्शन करते हैं और अपने अभीष्ट की प्राप्ति भी करते हैं, ऐसा देखा गया है। आपने जैसा कि बताया अभी हमारे व्यूअर को कि बड़ौखर में विद्वता के मामले में प्राचीन काल से बड़ौखर अग्रणी रहा है। तो अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर ढेर सारे तालाब हैं और तालाबों पर जो है मंदिर बना हुआ है। तो कहीं इस नाम के पीछे, जो मिनी काशी कहलाता है बड़ौखर, इस नाम के पीछे तालाब और मंदिरों का भी तो योगदान नहीं रहा? ये क्यों नहीं, जो विद्वान होगा वह विद्वता के माने प्रमाण के लिए कुछ न कुछ ऐसे सांस्कृतिक धरोहरों को कायम रखेगा जिससे उनका नाम भविष्य में भी चलता रहे और लोग उनकी याद करें। इसलिए ये तो संभव है कि वो उन्हीं का कारण रहा। दोस्तों, बड़ौखर गांव ही नहीं बल्कि बड़ौखर के 10-12 किलोमीटर के क्षेत्र में आज भी अनेक प्राकृतिक व सांस्कृतिक वस्तुएं मौजूद हैं जो न सिर्फ पर्यटकों के लिए काफ़ी दर्शनीय हैं बल्कि ये वस्तुएं विद्यार्थियों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों आदि के साथ साथ पुरातत्वविदों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के जंगल में आज भी सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ तथा लगभग उतने ही प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं जो वन्य जीवन से संबंधित आंकड़ा एकत्र करने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ के जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, मंदिर आदि फिल्मों के निर्माण के लिए भी काफ़ी मुफीद हैं, जहाँ फिल्म निर्माता कम पैसे में ज़्यादा खूबसूरत फिल्में बना सकते हैं। मेला की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ौखर का कालिकन धाम यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धाम है, जहाँ सावन माह में व नवरात्रों में दूर दराज से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तथा माँ काली का दर्शन करने के साथ साथ रोट आदि भी चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं को भोजन आदि बनाने व ठहरने के लिए बड़ौखर ग्राम निवासी श्री हीरालाल केसरी जी ने यहाँ पर एक विशाल धर्मशाला का निर्माण करवाया है। पर यहाँ पर अभी भी इतनी भारी भीड़ के एकत्र होने के बावजूद कुछ बुनियादी कमियां रह गई हैं, जिसकी चर्चा अब हम बड़ौखर गांव के वर्तमान प्रधान से करते हैं तथा जानते हैं कि उन कमियों को दूर करने का उनका क्या प्रयास रहेगा। दोस्तों, अब हम बड़ौखर का भ्रमण करते करते पहुंच चुके हैं बड़ौखर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान माननीय श्री नन्हे सिंह के यहाँ। आप वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इस पूरे बड़ौखर ग्राम सभा में
एक लंबे समय से सामाजिक करियर कह लीजिए या राजनीतिक करियर कह लीजिए, आप बहुत लंबे समय से राजनीति एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आप वर्तमान में भी बड़ोखर के न सिर्फ ग्राम प्रधान हैं, बल्कि इससे पूर्व भी आप बड़ोखर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा आपकी श्रीमती जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, मानपुर ग्राम सभा से एक बार प्रधान रह चुकी हैं और एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा आप जो है एक बार बड़ोखर ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। तो आपका राजनीति में बहुत लंबा करियर रहा है। आप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक बड़ोखर के लिए पूर्व में क्या किया था, अब वर्तमान में जनता ने आपको फिर से चुना है, तो आप किस तरीके से जनता की सेवा करना चाहेंगे और जो बड़ोखर पर्यटन बन रहा है उस पर आप क्या अपना योगदान करेंगे? तो प्रधान जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, कभी हमने भ्रमण के दौरान देखा कि ये काली जो धाम है, यहाँ पर बहुत भीड़ दिखी हमें और लोगों से पूछने पर पता चला कि सावन के महीनों में तो यहाँ लगभग 4,000-5,000 के करीब भीड़ लग जाती है। कभी काल 10,000 भी हो जाती है। हाँ, 10,000-12,000 भीड़ हो जाती है। तो एक चीज़ हमने देखा कि इतने भीड़ के बावजूद यहाँ पर वैसे देखा जाए तो भीड़ में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। अधिकतर 90%। हाँ, 90% महिलाएं होती हैं और वो काफ़ी दूर दराज से आती हैं। काफी दूर दराज से आती तो यहाँ हमने देखा कि बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर उनके शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करने के लिए तैयारी भी करते हैं। तो उस व्यवस्था को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? हमने धन का व्यवस्था कर लिया हूँ, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए किसी के माध्यम से तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। आज भी मेरे पास धन है वो, और मेरा हार्दिक इच्छा है कि शौचालय बनना एक सबसे अत्यावश्यक जरूरी है वहाँ। हाँ भाई, एक सामुदायिक शौचालय को हाँ, तो उनको स्नान करने के लिए, शौचालय जाने के लिए, मतलब हर क्रिया के लिए उनको व्यवस्थित हो जाए, जो कि चारों तरफ से सड़क लगी है। महिलाओं के लिए बहुत कष्ट है वहाँ, या तो पुरुष जैसे बैठे मर्यादित चीज है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए। हम लोगों का दायित्व भी है कि उसको देखें, समाज में उनको प्रेरित करें कि कम से कम इतना तो काम करें, मर्यादित चीज है। माननीय प्रधान जी, हमने अभी भ्रमण के दौरान देखा कि और लोगों ने भी हमें बताया कि सर यहाँ पर जो है तालाब तो बहुत हैं, लेकिन गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी चूँकि अभी बरसात का मौसम है इसलिए भरे हुए हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर सूख जाते हैं। और यहाँ जो तालाब बनाए गए थे मुख्य रूप से ये पानी की समस्या के निदान के लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल ज़्यादा तालाब या तो अतिक्रमित हो गए हैं लोगों के द्वारा। 58 तालाब हैं, लेकिन 58 तालाब यहाँ पर अस्तित्व में नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जो हैं भी वो मिट्टी से, गाद से पट गए हैं, तो उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई है। तो इस पर आपकी क्या योगदान रहेगा आगे आप? इसका खुदाई कराने के लिए मेरे पास धन भी है, गवर्नमेंट का प्रपोजल भी चल रहा है। अब कुछ सुंदरीकरण के लिए मेरे यहाँ क्लस्टर गांव से 5 तालाब आए भी हैं, तो उनके हम सोच रहे हैं कि ढंग से उनको खुदाई कराया जाए, जिसमें जलाशय उनका दुरुस्त रहे और सुंदरता भी बढ़े, सुंदरीकरण भी हो। ज्यादा जल होगा तो जमीन की जो अब जगह पर उनके भीटे पर जो है समतलीकरण करके उनको बैठने के लिए या वृक्षारोपण भी करवाने के लिए सोच रहे हैं उसमें कि ढंग से उसमें वृक्षारोपण करा दिया जाए, तो एक आदमी को बैठने उठने का व्यवस्था भी हो, हवा ठंडा लगे, तो प्रकृति का भी दबाव ठीक रहे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ढंग से उसको खनवाया जाए, और गवर्नमेंट धन भी दे रही है, तो हर संभव में ऐसे कोई तालाब नहीं रहेंगे कि उनका जलाशय दुरुस्त नहीं कराया जाए, उसको कराएंगे। और मेरा इच्छा भी है
उसको खुदवा देंगे। जब तक अमर रहेगा वो, हम लोग रहे न रहे, लेकिन वो तालाब रहे, जिसमें लोगों द्वारा ये भी चर्चा हो कि फला व्यक्ति ने प्रधान था, उसने इतना प्रयास करके इतना करवाया है। हमको हार्दिक इच्छा भी है। अब भाई हम वर्तमान में हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए वो कम से कम इतना तो सोचे कि नहीं कि फला व्यक्ति जो है ये प्रधान था, फला सन में तो इतना खुदवा दिया था, उनका जो है आकार बनवा दिया था, जो आकार उनका एकदम मिटा जा रहा है। तो हम सारी शक्ति लगाएंगे उसमें, दिमाग लगाएंगे। हर अधिकारी से दरखास्त दे रहे हैं, हर जगह मैंने दरखास्त भी दे रहा हूँ कि तालाब का जो है आकार मिटाया जा रहा है, इसको धन उपलब्ध कराया जाए, खुदाई जिसमें कराया जाए, उनका सुंदरीकरण कराया जाए। और बड़ोखर तालाब के नाम से ज्यादा भी जाता है, तालाब मंदिर ज्यादा है यहाँ, तो उनका जो है व्यवस्था किया जाए जिसमें कि सुंदरीकरण के तहत में आए। जो जाए तालाब पर तो जलाशय भी मिले, उनको बैठने उठने का व्यवस्था भी मिले, स्नान ध्यान करें, अपना मनोरंजन करें, पिकनिक स्थल बना रहे, ऐसे व्यवस्थित हों। और जो है नरेगा से जो चल रहे हैं खुदाई, वो बहुत बढ़िया होगी। थोड़ा से भाई हर लेबर मजदूर से प्रेरित किया जाएगा तो आप लोग खुदाई करिए, लेकिन ये कि कम से कम लोग काम करना चाहते हैं उसमें समय से, ये पैसा के अभाव के कारण। अच्छा, अभी ये तालाब की तो बात की बात है, फिलहाल उसमें आपको जुटना है और मन लगा के जुटना है जन धन से। इस समय कुछ आपके द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं ग्राम सभा में, पार्क वगैरह कुछ? हाँ, पार्क, नरेगा पार्क बन रहा है हमारे यहाँ। नरेगा पार्क में हमारे मंत्री महोदय बताए कि आपके यहाँ नरेगा पार्क बन सकता है। हम कहें बन नहीं सकता, बनवा दिया जा सकता है उसको, और ढंग से बनवाया जाए। मैं नरेगा पार्क में काम भी लगाया हूँ और सोच रहा हूँ कि उसका गुणवत्ता भी सबसे एक नंबर का रहे। और जो भी हो सकेगा, वृक्षारोपण, फूल करना, एक सामुदायिक शौचालय बनवाना, सारी व्यवस्थाएं नरेगा पार्क में। जो जाएगा टहलने घूमने, अगर उसको पेशाब करना है, लैट्रिन जाना है, तो सारी व्यवस्थाएं रहें। उसको 1 घंटा 2 घंटा समय करे। अब वहाँ योगा करने के लिए व्यवस्था बनवा रहे हैं, कम से कम जितना अच्छा से अच्छा हो सके। अच्छा, उस पार्क में बच्चों के लिए क्या रहेगा? उस झूला है उनके लिए, झूला झूलने के लिए है, जो ऊपर से चढ़ के सरकते हैं, वो बच्चे के लिए है। सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसमें। अब सोच रहे हैं कितना सुंदरता उसको बना दिया जाए कि लोग एक आकर्षण हो कि चले देखा जाए, पार्क है, घूमा जाए, टहला जाए। चारों तरफ से इंटरलॉकिंग है, 3 पार्ट में उसको बांटा जाएगा उसमें। दोस्तों, अभी आपने बड़ोखर गांव की समृद्ध प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशेषताओं को जाना व समझा। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी इस गांव को सजाने संवारने में अपना पूरा योगदान दें।